Good afternoon, students. Today we are going to learn about an imperfect competition. In imperfect competition, there are three types of market which compete. Okay, the first is monopoly, the second is oligopoly, and third is monopolistic competition. ओके ये तीनों मार्केट आते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन में, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मोनोपोली मार्केट के से स्टार्ट करते हैं। ये जो मार्केट है ये ऐसे एग्जिस्ट करता है, मतलब यहाँ पे जो सेलर होता है वो एक ही होता है और बायर बहुत सारे होते हैं। अब मोनोपोली मतलब मोनो मतलब सिंगल एंड पोली मतलब सेलर, दैट विल बी लर्निंग इन मीनिंग। बट मोनोपोली बेसिकली मतलब क्या है? मोनोपोली मतलब कि जो प्रोड्यूसर है वो या वो सेलर है, मतलब जो भी है वो, चाहे प्रोड्यूसर हो चाहे वो सेलर हो, वो अकेले ही वो गुड्स को बेचता है, दूसरा कोई नहीं बेचता है और दूसरा कोई बेच भी नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन वो हम देखेंगे। तो मोनोपोली में प्रोड्यूसर हो या सेलर, उसका अकेले का मार्केट में कब्जा है। वो अपने हिसाब से प्रोडक्ट को मार्केट में सप्लाई करेगा, अपने हिसाब से प्राइस भी तय करेगा। परफेक्ट कंपटीशन में seller will price taker, but in monopoly market the monopolist is a price maker, वो प्राइस तय करते हैं। अब हमको एग्जाम्पल देखने हैं मोनोपोली मार्केट के, तभी आप इजीली समझ सकते हो कि मोनोपोली है क्या। ओके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि इन टाइप्स ऑफ मोनोपोली एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो गो थ्रू इट। आई हैव टेकन एग्जाम्पल फ्रॉम देयर, जैसे कि टाटा स्टील एंड कंपनी। ओके अब ये बेचते हैं, अब ये अपने हिसाब से दाम तय कर सकते हैं। ओके इन मतलब दूसरे भी स्टील कंपनीज होते, लेकिन वो टाटा नहीं है। ओके वो दूसरे कंपनी है, तो ये अपने हिसाब से प्राइस तय करेंगे। इनको जो भी प्राइस तय करना रहेगा, जो दूसरे स्टील कंपनीज है वो अपने हिसाब से तय करेंगे। ओके देन दूसरा एग्जाम्पल है रेलवे का। अभी आपको पता है स्टील के तो चलो अलग अलग कंपनीज है, लेकिन ये स्टील की कंपनी, टाटा स्टील की कंपनी अलग है, दूसरी अलग रहेंगी, ऐसे उस तरीके से। अब रेलवे जो है, रेलवे में अकेले किसका कब्जा अभी तक? हमारी गवर्नमेंट का। ओके गवर्नमेंट की मोनोपोली है रेल में, तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से प्राइस तय करेगा, जो कि गवर्नमेंट क्या है, भला चाहता है, वेलफेयर ऑफ अ सोसाइटी, इसलिए वो अपने हिसाब से कम दाम करता है। अगर वो दाम बढ़ाए तो वो बढ़ा भी सकता है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे पंजाब में क्योंकि वीट का कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये वीट के कल्टीवेशन करते हैं, तो ये चाहे तो अपने हिसाब से प्राइस तय कर सकते हैं मार्केट का और लोगों को बेच सकते हैं। ओके सिर्फ पंजाब स्टेट है जो वीट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, तो ये अपने हिसाब से सेल आउट कर सकते हैं। ओके जैसे टी जो है वो आसाम, ओके आसाम की मोनोपोली है, वो अपने हिसाब से प्राइस तय कर सकते हैं। बायर मतलब पूरे देश बाय कर रहे हैं उनसे, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। सेल कौन करता है? आसाम के कुछ प्रोड्यूसर होंगे, कुछ सेलर्स होंगे। ओके जैसे कि पंजाब का वीट हो गया, देन रेलवे गवर्नमेंट हो गया। अब जो बहुत सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, ओके बहुत सारे एलसी, तो वो अपना कंट्रोल करते हैं मार्केट में और अपने हिसाब से प्राइस तय करते हैं। ओके कोई उनकी, जैसे कि अमूल जो आइसक्रीम है, वो अमूल वाले ही बेचे। आइसक्रीम तो बहुत सारे, लेकिन अमूल का आइसक्रीम ओनली अमूल दे आर सेलिंग, तो उनके हिसाब से वो प्राइस तय कर सकते हैं। एंड सब अपना अपना प्राइस अपने हिसाब से तय कर सकते, वो 100-200 तय कर सकते, लेकिन कोई दूसरा आके अमूल का प्रोडक्ट नहीं बेच सकता है। तो अमूल के आइसक्रीम में मोनोपोली है गवर्नमेंट का रेलवे में, लाइक दिस वे। सो देर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल। गो इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, गो विद द टाइप्स ऑफ मोनोपोली, आई थिंक सो विल बी अंडरस्टैंडिंग। तो एग्जाम्पल देख लिया, अब मीनिंग और डेफिनेशन पढ़ने में ईजी पड़ेगा। ओके नाउ मोनोपोली, द टर्म मोनोपोली इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। मीनिंग पूछा, अगर आंसर पूछा, ये भी 4 मार्क्स के लिए पूछते हैं। ओके तो कभी कभी पूछ लेते हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर टाइप्स ऑफ मोनोपोली पूछा, इस बार उसको रिड्यूस्ड किया है, पोर्शन में नहीं है, सो पूछेंगे नहीं एग्जाम में। लेकिन अगर ऐसे दे वोंट बी आस्किंग, सो नो नीड टू थिंक अबाउट दैट। तो टर्म मोनोपोली इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। कहाँ से डिराइव हुआ है? ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है मोनोपोली। ओके अब मोनोपोली, मोनो मतलब सिंगल एंड पोली मतलब सेलर, तो मोनोपोली मतलब होता है सिंगल सेलर, एक ही सेलर है मार्केट में, अपने हिसाब से गुड्स बनाएगा, पूरा कंट्रोल करता है सप्लाई का मार्केट में, उसको कितना बनाना है वो देखेगा, उसका प्रॉफिट, डिमांड ज़्यादा है तो ज़्यादा बनाएगा, डिमांड कम है तो कम बनाएगा, उसको ज़्यादा प्राइस चार्ज करना है तो वो भी कर सकता है। ओके सो इन मोनोपोली मार्केट द सेलर कंट्रोल द एंटायर सप्लाई ऑफ मार्केट। मोनोपोली मार्केट में सेलर जो है वो पूरे सप्लाई को कंट्रोल करता है मार्केट के। ओके इन मोनोपोली मार्केट प्रोडक्ट
डज नॉट हैव अ क्लोज सब्सटीट्यूट। क्लोज सब्सटीट्यूट मतलब ऐसे नहीं कि अमूल के 4-5 अलग अलग लोग बेच रहे हैं, बाटा के अलग अलग लोग बेच रहे हैं, रेलवे सब चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। ओके, इन मोनोपोली मार्केट प्रोडक्ट डज नॉट हैव क्लोज सब्सटीट्यूट। क्लोज मतलब एकदम एक जैसा, सब्सटीट्यूट मतलब ये नहीं तो ये ऐसा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अभी E. H. चैम्बरलिन का डेफिनेशन, मोनोपोली रिफर्स टू अ सिंगल फर्म। मोनोपोली का मतलब है सिंगल फर्म। उसके बाद विच हैज़, दो चीज़ होनी चाहिए, पहला कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट, दूसरा हैज़ नो क्लोज सब्सटीट्यूट। तो E. H. चैम्बरलिन के हिसाब से मोनोपोली मतलब एक सिंगल फर्म होता है जहाँ पे कंट्रोल होता है सप्लाई का प्रोडक्ट में और क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। 2 पॉइंट आपको याद रखना है डेफिनेशन में कि वो पूरा कंट्रोल करता है प्रोडक्ट का मार्केट, यू कैन राइट मार्केट, एंड हैज़ ए नो क्लोज सब्सटीट्यूट। क्लोज सब्सटीट्यूट भी नहीं है, उसको बोलते हैं मोनोपोली। ओके, नाउ लेट अस सी द फीचर्स ऑफ मोनोपोली। इन फीचर्स ऑफ मोनोपोली, द फर्स्ट इज सिंगल सेलर। वी नो दैट मोनोपोली मार्केट में जो सेलर है वो अकेला है। ओके, उसका जो भी कुछ वो सेल आउट करता है अकेला। नो बडी एल्स इन द मार्केट सेल द सेम क्लोज सब्सटीट्यूट। ओके, सो इन मोनोपोली देर इज़ नो कॉम्पिटिशन। मोनोपोली मार्केट में कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। देर इज़ इन मोनोपोली in monopoly market there is no competition, there is only one seller और producer। एक ही सेलर और प्रोड्यूसर होगा जो उस गुड्स को बेचता होगा, दूसरा कोई नहीं बेच सकता। नंबर ऑफ बायर्स इज लार्ज, वहाँ पे जो नंबर ऑफ बायर्स है वो लार्ज है। ओके, सो इन मोनोपोली मार्केट देर इज नो कॉम्पिटिशन, देर इज ओनली वन सेलर और प्रोड्यूसर, नंबर ऑफ बायर इज लार्ज। द सेकेंड इज नो क्लोज सब्सटीट्यूट। देर इज़ नो क्लोज सब्सटीट्यूट फॉर द प्रोडक्ट ऑफ मोनोपोलिस्ट, मतलब उसके जैसा सेम टू सेम कोई नहीं बेचता। क्लोज सब्सटीट्यूट मतलब एकदम पास का, एकदम सेम टू सेम यू कैन से। तो देर इज़ नो क्लोज सब्सटीट्यूट फॉर द प्रोडक्ट ऑफ मोनोपोलिस्ट। द बायर्स हैव नो चॉइस, मतलब उसके पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कि इसके पास से अमूल का आइसक्रीम नहीं मिल रहा है तो मैं दूसरे कंपनी भी अमूल का ही आइसक्रीम बेच रहा है तो मैं उसके पास से जाके कम प्राइस में ले लूँ, ऐसा नहीं होता। इनके पास से अगर आपको चाहिए, इफ़ यू ऑल वांट यू ऑल कैन टेक, इफ यू डोंट वांट यू ऑल कैन नॉट टेक, you don't take like that way. So the buyers have no choice, either they buy the product from the monopolist or go without it, मतलब या तो वो खरीद सकते हैं या तो वो बिना प्रोडक्ट के जा सकते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ज़ीरो और नेगेटिव। क्रॉस इलास्टिसिटी वी नो सब्सटीट्यूट होते हैं एक्स या वाई, तो यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है क्योंकि या एक्स प्राइस बढ़ा तो एक्स वाई, ऐसा नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट ज़ीरो है और नेगेटिव है। ओके, लेट अस सी नाउ द फोर्थ पॉइंट, बैरियर्स टू एंट्री। बैरियर्स मतलब ऑब्स्टिकल, तो यॉल कैन नॉट एंटर इन द मार्केट। Entry of the rival is restricted due to the legal, natural, technological barriers which do not allow competitors to enter the market। मतलब जो एंट्री है राइवल्स का, ओके, जो एंट्री है राइवल्स का वो रिस्ट्रिक्टेड है। रिस्ट्रिक्टेड है मतलब आप नहीं आ सकते किसी लीगल के वजह से, लीगल प्रोसेस की वजह से। नेचुरल मतलब लीगल मतलब कि जैसे कि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनका लीगल होता है, आप उनके ब्रांड को, उनके साइन को, उनके पेटेंट को यूज़ नहीं कर सकते, वो उनका मोनोपोली है। नेचुरल मतलब जो नेचुरल, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आसाम, then wheat of Punjab, like this way, so nobody can enter। technological barriers are also there which do not allow competitors to enter the market। okay, then the fourth is complete control over the market supply, मतलब पूरा कंट्रोल है मार्केट सप्लाई पे। अ मोनोपोलिस्ट हैज़ अ कंप्लीट होल्ड ओवर द मार्केट, वो अपने हिसाब से मार्केट में सप्लाई करेंगे। जब उनको लगेगा कि ज़्यादा मार्केट में सप्लाई करना, आई कैन अर्न द प्रॉफिट, ओके, तो वो ज़्यादा सप्लाई करेंगे। जब उनको लगेगा कि नहीं सप्लाई करना है तो उनका पूरा कंट्रोल है, अपने हिसाब से प्राइस तय करते, अपने हिसाब से गुड्स बनाते, अपने हिसाब से मार्केट में बेचते। तो कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई। ही इज़ अ सोल प्रोड्यूसर और सेलर ऑफ द प्रोडक्ट, वो अकेला ही इस प्रोड्यूसर होगा या तो सेलर होगा उस प्रोडक्ट का, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। तो दिस वॉज द कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग the definitions, okay, sorry, features. Now let us see the price maker. Okay, so price maker,
मोनोपोलिस्ट आर प्राइस मेकर. मोनोपोलिस्ट कैन फिक्स द प्राइस ऑफ हिज ओन प्रोडक्ट. मतलब वो अपने दाम का प्राइस, जो अपने प्रोडक्ट का प्राइस है वो खुद फिक्स करते हैं. क्यों? क्योंकि वो ही पूरे मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, वही पूरे सप्लाई को कंट्रोल कर रहे हैं. दे आर नॉट कंट्रोलिंग द डिमांड, दे आर कंट्रोलिंग द सप्लाई. रिमेंबर वन थिंग, द मोनोपोलिस्ट कैन फिक्स द प्राइस ऑफ हिज ओन प्रोडक्ट. मतलब अपने हिसाब से प्रोडक्ट का दाम तय करते हैं. क्यों? क्योंकि वो कंट्रोल कर रहे हैं होल मार्केट सप्लाई. मतलब मार्केट में जितनी भी सप्लाई है उसको मोनोपोलिस्ट कंट्रोल करते हैं. मोनोपोलिस्ट इज़ अ प्राइस मेकर. वो दाम तय करते हैं, इसलिए बोला गया मोनोपोलिस्ट इज़ अ प्राइस मेकर. क्यों? क्योंकि वो फिक्स करते हैं प्राइस और वो कंट्रोल करते हैं मार्केट को. ओके, देन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब अलग अलग लोगों से अलग अलग दाम लेना, अलग अलग प्राइस लेना. ओके, उसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. एंड मोनोपोलिस्टिक मार्केट में सबसे ज़्यादा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है. मतलब सबसे ज़्यादा लोग प्राइस मतलब अपने हिसाब से प्राइस तय करें तो डिस्क्रिमिनेशन तो होगा ही. द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये एक अलग ही फीचर है और इम्पॉर्टेंट फीचर है. ओके, ही चार्जेस डिफरेंट प्राइजेस फ्रॉम डिफरेंट कंज्यूमर. अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग दाम लेते हैं सेम प्रोडक्ट के लिए. ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड प्लेस. टाइम एंड प्लेस के बेसिस पे अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस लेते हैं. एग्जाम्पल दिया है, गवर्नमेंट का एग्जाम्पल दिया है. स्टूडेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स आर प्रोवाइडेड रेलवे टिकट्स एट अ कंसेशनल रेट. आप देखोगे रेलवे ही टिकट है. ओके, टिकट इज अ सेम प्रोडक्ट, बट देन स्टूडेंट से अलग प्राइस चार्ज किया जा रहा है, सीनियर सिटीजन से अलग, एंड जो एडल्ट है उनसे अलग. आप वी कैन सी द प्लेस ऑल्सो इन द टेक्स्ट बुक इट इज़ गिवन. सो सी प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली. ओके, यहाँ पे देखोगे पर्सनली पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है. जैसे डॉक्टर्स होते हैं वो अलग अलग पेशेंट से अलग अलग फीस चार्ज करेंगे. देखेंगे कि पेशेंट का केस जो रहेगा, जो उसके डिजीज़ रहेंगे या उनके फाइनेंशियल कंडीशन को देख के दे कैन चार्ज. ओके, यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जो ज़्यादा रिच है तो उससे ज़्यादा प्राइस लेना, जो थोड़ा पुअर है तो उससे कम लेना, लाइक दिस वे. प्लेस वाइज भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो गई. डिफरेंसेस इन हाउस रेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज. अभी घर तो घर ही होता है, सेम प्रोडक्ट है, लेकिन रूरल एरियाज में कम प्राइस चार्ज करते हैं, अर्बन एरियाज में ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं. अभी टाइम वाइज देखोगे, ST बस फेयर डिफर्स फ्रॉम ओवरनाइट एंड डे टाइम ट्रेवल्स. मतलब रात के चार्जेस अलग रहते हैं एंड डे के चार्जेस. सर्विस सेम दे रहे हैं. यहाँ पे सर्विसेज भी आपको लेना है, गुड्स एंड सर्विसेज मैंने पहले ही बोला था. तो सर्विसेज जो रेंडर कर रहे हैं उसके भी प्राइस अलग अलग चार्ज किए. यूज़ का यॉल कैन सी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आर डिफरेंट फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल यूजेस. जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होते हैं वो कमर्शियल यूज़ के लिए ज़्यादा रहते हैं, डोमेस्टिक के लिए कम रहते हैं. प्रोडक्ट सेम है बट देन सी यॉल कैन सी द चार्जेस. तो सबसे ज़्यादा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपको मोनोपोली मार्केट में ही मिलेगा. ओके, टेक्स्ट बुक में दिया था, दैट्स वाई आई फेल्ट लाइक वी शुड गो थ्रू इट. सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मीन्स चार्जिंग डिफरेंट प्राइजेस फ्रॉम डिफरेंट कंज्यूमर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट. अलग लोगों से अलग दाम चार्ज करना एक ही प्रोडक्ट के लिए. ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड प्लेस वी हैव टेकन. एग्जाम्पल यू कैन टेक. ओके, एग्जाम्पल आप डॉक्टर्स वगैरह के भी दे सकते हो. ओके, देन नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री. दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, क्योंकि फर्म और इंडस्ट्री ही बनाती है और उसको मार्केट में सप्लाई करती है. अ मोनोपोलिस्ट इज द सोल सेलर एंड प्रोड्यूसर ऑफ अ मार्केट. मतलब वो इकलौता सेलर भी है और प्रोड्यूसर भी है. अ मोनोपोली फॉर्म इटसेल्फ एन इंडस्ट्री. इंडस्ट्री में गुड्स एक सेलर बना रहा है, प्रोड्यूसर बना रहा है और उसको मार्केट में बेच रहा है. आप एग्जाम्पल ले सकते हो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के, कि वो गुड्स बनाते हैं. बहुत सारे सोप है, देखो ऐसा नहीं है कि सोप बनाया किसी और ने और बेचा किसी और ने. जो बनाते हैं वही बेचते हैं, अपने हिसाब से प्राइस डिटरमाइन करते हैं. कोई और मार्केट में उनके नाम के साथ नहीं आ सकता. हम नेचुरल मोनोपोली भी देख रहे थे कि प्लेस वाइज भी होता है. कोई कोई रीजन जो होते हैं सिर्फ वही रीजन में वो चीज़ मिलती है, वही रीजन में वो चीज़ होती है. जैसे कि अल्फेंजो मैंगो इज़ बेस्ट नोन फॉर महाराष्ट्र, तो वो अपने हिसाब से प्राइस डिटरमाइन करेंगे एंड मार्केट में सेल करेंगे. सो आई होप सो यू ऑल डोंट हैव एनी डाउट फॉर फीचर्स ऑफ monopoly. Even though if you all have any doubt you all can ask me. In the board exam it is asked and types of monopoly has been reduced. मतलब वो एग्ज़ाम में इस बार नहीं है तो नहीं पूछेंगे. आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है तो यू ऑल कैन लर्न, बट आंसर्स रट्टा करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज रिड्यूस किया है तो एग्ज़ाम में आने के चांसेस ना के बराबर हैं.
Okay, now in the next lecture we will be learning about the oligopoly and then monopolistic competition, and then we'll be completing with the chapter 5, which is easy important. Then we'll be going with a new chapter. First time is it has been introduced in 12th standard textbook. इससे पहले that chapter was been asked in 11th standard. Okay, 11th standard में we were having a mathematical part. सो वही उसका ही वहाँ पे क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल के साथ इंडेक्स नंबर भी था, मीन मीडियन मोड भी था, जो कि सब निकाल दिया है। तो वो इंडेक्स नंबर 12th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में डाला है एंड इजी भी है, क्योंकि सम हमेशा स्कोरिंग होता है। तो हमको वो चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। Go with the lectures, okay? Try to understand. Even if you all have any doubt, I am saying again and again in all my lectures, you all can ask me. And remember one thing, from here the syllabus has been changed, started changing. So we have to go through it. We have to understand each and every concept easily and properly. And one more thing, distinguish between stock and supply, that I'll be giving in the next lecture. And answer for this fifth chapter also I'll be giving in the monopolistic, when I'll be taking that last topic. So in that we'll be giving you all the notes. Okay, even if you all have any doubt, you all can ask me. Thank you for today's lecture.